क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है? तेल, सोना या फिर परमाणु हथियार? आज की दुनिया में इन तीनों से भी ज्यादा ताकत अगर किसी चीज में है तो वह है एक छोटी सी सेमीकंडक्टर चिप। इतनी छोटी कि आपकी उंगली के नाखून पर आ जाए, लेकिन इतनी शक्तिशाली कि इसके बिना आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी, आपका मोबाइल फोन काम नहीं करेगा, आपका लैपटॉप बंद हो जाएगा और आधुनिक युद्ध लड़ना भी असंभव हो जाएगा। इसीलिए आज दुनिया में जिस देश के पास सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है वही इन्फ्लुएंशियल है, और आज भारत ने उसी दिशा में एक ऐसा कदम बढ़ाया है जिसे आने वाले वर्षों में शायद इतिहास की किताबों में याद किया जाएगा। गुजरात के सानंद में सीजी पावर रेनेसास ओसैट फैसिलिटी ने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। पहली नजर में आपको ये सिर्फ एक और फैक्ट्री लग सकती है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। इसका कारण ये है कि 20 साल पहले, शायद उससे भी पहले, मैंने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए सारी योजना बनाई। गांधीनगर और प्रांतिक के पास 350-400 एकड़ जमीन तय कर ली। कुछ कंपनियों से बातचीत भी की। भारत सरकार भी उस समय बड़े बड़े बयान दे रही थी, तो कुछ कंपनियां बातचीत करने के लिए आती भी थी। लेकिन पता नहीं भारत सरकार को उस समय क्या हो गया, उनके पैरों में बेड़ियां लग गई और बात आगे नहीं चली। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि करीब 2 दशक पहले भी उन्होंने भारत में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय केंद्र की सरकार की नीतियों और व्यवस्था ऐसी थी कि वह सपना पूरा नहीं हो सका। जरा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि भारत आज जिस सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन का जश्न मना रहा है, उसकी शुरुआत की कोशिश आज से नहीं, करीब 20 साल पहले हो चुकी थी। लेकिन असली कहानी तो उससे भी पुरानी है, क्योंकि भारत सेमीकंडक्टर रेस में देर से शामिल नहीं हुआ था, बल्कि सच तो यह है कि भारत इस दौड़ की शुरुआत में मौजूद था। फिर ऐसा क्या हुआ कि ताइवान दुनिया का चिप कैपिटल बन गया, साउथ कोरिया मेमोरी चिप्स का बादशाह बन गया, चाइना खरबों डॉलर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर खर्च करने लगा, और भारत, जिसके इंजीनियर दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनीज के लिए डिजाइन करते थे, वहाँ एक भी विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा नहीं कर पाया। इस कहानी को समझने के लिए हमें आज से नहीं बल्कि लगभग 60 साल पीछे जाना होगा। उन्नीस 1960 का दशक, दुनिया एक नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत देख रही थी। जिस तरह कभी स्टीम इंजन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू की थी, उसी तरह अब सिलिकॉन एक नई क्रांति की नींव रख रहा था। इसी दौर में एक अमेरिकी कंपनी दुनिया का भविष्य बदलने वाली थी। उसका नाम था फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर। आज शायद आम लोगों ने इस कंपनी का नाम कभी सुना नहीं होगा, लेकिन आधुनिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की लगभग पूरी कहानी किसी न किसी रूप में फेयरचाइल्ड से ही शुरू होती है। इंटेल के संस्थापक, AMD के संस्थापक, सिलिकॉन वैली की कई सबसे बड़ी कंपनियों के पीछे खड़े वैज्ञानिक, सबकी जड़ें कहीं ना कहीं फेयरचाइल्ड से जुड़ती हैं। यानी अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का कोई जन्म स्थान माना जाए तो उसमें फेयरचाइल्ड का नाम सबसे ऊपर आता है। और यही वह समय था जब इस कंपनी ने एशिया में मैन्युफैक्चरिंग विस्तार की योजना बनाई। कई देशों पर विचार हुआ और भारत भी उन विकल्पों में शामिल था। जरा कल्पना कीजिए, आज इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए दुनिया अरबों डॉलर खर्च कर रही है। उस टेक्नोलॉजी की शुरुआती मैन्युफैक्चरिंग भारत में भी आ सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उस दौर में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन तकनीक नहीं था, बल्कि ब्यूरोक्रेसी थी। लाइसेंस, परमिशंस, अप्रूवल्स, रेड टेप, धीमी सरकारी प्रक्रिया और नीतिगत अनिश्चितता ने उस अवसर को धीरे धीरे खत्म कर दिया। आखिरकार फेयरचाइल्ड ने भारत नहीं बल्कि मलेशिया को चुना, जिसने इस अवसर को अपनाया और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित किया, और भारत फाइलों में उलझा रह गया। ये भारत की पहली बड़ी चूक थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि यह आखिरी नहीं थी। 1962 का भारत, एक ऐसा भारत जिसने अभी अभी चीन के साथ युद्ध का दर्द देखा था। उस युद्ध ने सिर्फ हमारी सैन्य तैयारियों की कमजोरियां ही नहीं दिखाई, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि अगर किसी देश को भविष्य में सुरक्षित रहना है तो उसे सिर्फ हथियार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर बनना होगा।
यही वह दौर था जब भारत ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में अपने पहले गंभीर कदम बढ़ाने शुरू किए। सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीएल ने सिलिकॉन और जर्मेनियम ट्रांजिस्टर्स के निर्माण की शुरुआत की। उस समय ट्रांजिस्टर ही आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद माने जाते थे। रेडियो से लेकर रक्षा उपकरणों तक हर जगह इनकी जरूरत थी। दिलचस्प बात यह है कि बेल के ट्रांजिस्टर्स की मांग इतनी अधिक थी कि निजी कंपनियां ऑर्डर देने के लिए कतारों में खड़ी रहती थी। यानी भारत के पास तकनीकी क्षमता भी थी और बाजार भी, लेकिन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सिर्फ एक फैक्ट्री से नहीं बनती। इसके लिए चाहिए अल्ट्रा प्योर केमिकल्स, स्पेशलिटी गैसेस, हाई प्रिसीजन मशीन्स, पैकेजिंग यूनिट्स, टेस्टिंग फैसिलिटीज, रिसर्च लैब्स और सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसा इकोसिस्टम जहां हर कड़ी दूसरी कड़ी को मजबूत करे। भारत के पास इनमें से अधिकांश चीजें नहीं थी। उधर दुनिया रुकने वाली नहीं थी। ताइवान, साउथ कोरिया और बाद में चाइना ने सेमीकंडक्टर को सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा बना लिया। सरकारें निवेश कर रही थी, निजी कंपनियां रिसर्च में अरबों डॉलर लगा रही थी, पूरी सप्लाई चेन एक साथ विकसित हो रही थी। और भारत अभी भी अलग अलग द्वीपों की तरह काम कर रहा था। एक फैक्ट्री इधर, एक रिसर्च सेंटर उधर, एक सरकारी योजना कहीं और, लेकिन इन्हें जोड़ने वाला कोई व्यापक विजन नहीं था। इसी दौरान 1980 के दशक में एक और उम्मीद जगी। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc के प्रोफेसर AR वासुदेव मूर्ति की मदद से मेटकिम सिलिकॉन लिमिटेड की स्थापना हुई। बेल के साथ मिलकर यह कंपनी पॉलीसिलिकॉन वेफर्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ी। अगर यह परियोजना सफल होती तो भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की सबसे महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ सकता था। लेकिन यहाँ भी कहानी अधूरी रह गई। परियोजना को किसी सरकारी सहयोग की जरूरत थी, विशेषकर सस्ती और भरोसेमंद बिजली की। वह समय पर नहीं मिल सकी। परिणाम, उच्च गुणवत्ता वाले पॉलीसिलिकॉन वेफर्स का उत्पादन कभी गति नहीं पकड़ पाया। एक और अवसर फिर हाथ से निकल गया, लेकिन सबसे बड़ी कहानी अभी बाकी थी। 1984 भारत ने शायद पहली बार ऐसा कदम उठाया जिससे सचमुच लगने लगा कि अब हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की मुख्य दौड़ में शामिल हो सकते हैं। चंडीगढ़ में स्थापित हुआ सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। ये भारत का पहला गंभीर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सेंटर था। शुरुआत 5000 नैनोमीटर प्रोसेस से हुई। कुछ ही वर्षों में ये 800 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी तक पहुंच गया। आज के मानकों से ये पुरानी तकनीक लग सकती है, लेकिन उस समय ये दुनिया की अग्रणी तकनीकों में गिनी जाती थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में ताइवान और चाइना अभी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में वह स्थान भी हासिल नहीं कर पाए थे जिसके लिए आज वे जाने जाते हैं। यानी इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जब भारत ताइवान और चाइना से पीछे नहीं था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब खत्म कर दिया। 1989 एक भीषण आग ने सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। मशीन्स नष्ट हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया और उससे भी बड़ा नुकसान, मोमेंटम रुक गया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस घटना ने भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को लगभग एक दशक पीछे ढकेल दिया। बाद में SCL को दोबारा खड़ा किया गया, लेकिन जिस गति से दुनिया आगे बढ़ रही थी उस गति को पकड़ना अब पहले जैसा आसान नहीं था। इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक इमारत नहीं जलाती, वे पूरे भविष्य की दिशा बदल देती हैं। SCL की आग शायद उन्हीं घटनाओं में से एक थी। 1990 का दशक शुरू हुआ और दुनिया ने यह समझ लिया कि आने वाली सदी की सबसे बड़ी ताकत तेल नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर होगी। ताइवान ने TSMC के जरिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक ऐसा मॉडल खड़ा किया जिसने पूरी इंडस्ट्री की दिशा बदल कर रख दी। साउथ कोरिया ने सैमसंग और SK हाइनिक्स के दम पर मेमोरी चिप्स में नेतृत्व हासिल किया। जापान सेमीकंडक्टर मटेरियल्स और इक्विपमेंट का महत्वपूर्ण सेंटर बन गया। यूरोप से ASML ने दुनिया की सबसे उन्नत लिथोग्राफी मशीन्स बनानी शुरू की और बाद में चाइना ने भी खरबों डॉलर के निवेश के साथ अपना सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करना शुरू कर दिया। दुनिया समझ चुकी थी कि भविष्य सिलिकॉन से लिखा जाएगा। भारत भी इसी दौर में तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उसकी दिशा अलग थी। 1990 के दशक के बाद भारत दुनिया का सॉफ्टवेयर पावर हाउस बन गया। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहर वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनियों के डिजाइन सेंटर से भर गए। भारतीय इंजीनियर्स दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए
चिप्स डिजाइन करने लगे और आज भी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली करोड़ों चिप्स के पीछे भारतीय दिमाग काम करता है। लेकिन यही भारत की सबसे बड़ी विडंबना थी। डिजाइन भारत में होता था लेकिन वेफर ताइवान में बनता था, असेंबली और पैकेजिंग दूसरे देशों में होती थी और आखिरकार वही चिप्स वापस भारत इंपोर्ट होकर आती थी। यानी प्रतिभा हमारी थी लेकिन मैन्युफैक्चरिंग किसी और की। भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का हिस्सा तो था लेकिन वैल्यू चेन के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक रणनीतिक हिस्से मैन्युफैक्चरिंग से लगभग बाहर था। यही निर्भरता आने वाले वर्षों में भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 2020 में पूरी दुनिया एक ऐसे संकट से टकराने वाली थी जिसने सब बदल कर रख दिया। साल था 2020। पूरी दुनिया एक महामारी से लड़ रही थी, लेकिन इसी दौरान एक और संकेत धीरे धीरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। इस बार वजह कोई वायरस नहीं था बल्कि सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी थी। दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनीज उत्पादन रोकने लगी, स्मार्टफोन्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई प्रभावित होने लगी, मेडिकल इक्विपमेंट तक की उपलब्धता पर असर पड़ने लगा। पहली बार दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की चर्चा कर रहे थे। सवाल सिर्फ इतना था, आखिर एक छोटी सी चिप पूरी दुनिया को रोक कैसे सकती है? इस सवाल का जवाब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की वैल्यू चेन में छिपा है। आज स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट, सैटेलाइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक लगभग हर आधुनिक तकनीक की बुनियाद एक सेमीकंडक्टर चिप है। लेकिन ये चिप किसी एक फैक्ट्री में तैयार नहीं होती, इसके पीछे एक पूरी वैल्यू चेन काम करती है। इस यात्रा की शुरुआत होती है चिप डिजाइन से। यही तय होता है कि चिप क्या करेगी और कितनी सक्षम होगी। इस क्षेत्र में भारत पहले से ही दुनिया की बड़ी ताकत है। इंटेल, क्वालकॉम, एनवीडिया और कई वैश्विक कंपनियों के डिजाइन सेंटर्स भारत में हैं, जहां भारतीय इंजीनियर्स दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली चिप्स का डिजाइन तैयार करते हैं। लेकिन डिजाइन के बाद शुरू होता है सबसे कठिन चरण, फैब्रिकेशन या फैब। यहीं सिलिकॉन वेफर पर अरबों ट्रांजिस्टर्स बनाए जाते हैं। ये दुनिया की सबसे जटिल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में से एक है, जिसके लिए अरबों डॉलर का निवेश, अत्याधुनिक मशीन्स और वर्षों की विशेषज्ञता चाहिए। फैब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है लिथोग्राफी। अगर चिप डिजाइन उसका ब्लूप्रिंट है तो लिथोग्राफी उसका प्रिंटिंग प्रेस है। इसी प्रक्रिया में सिलिकॉन वेफर पर नैनोमीटर स्तर की संरचनाएं उकेरी जाती हैं। इसकी जटिलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज दुनिया की सबसे उन्नत EUV लिथोग्राफी मशीन्स केवल एक कंपनी ASML बनाती है। लेकिन फैब से निकलने के बाद भी चिप सीधे इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसके बाद आता है OSAT यानी असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो फैब चिप बनाती है जबकि OSAT उसे इस्तेमाल करने लायक बनाता है। यहीं पर भारत की आज की कहानी शुरू होती है। दशकों तक भारत सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के केवल डिजाइन वाले हिस्से में मजबूत था, लेकिन सानंद का CG पावर रेनेसास OSAT प्लांट, माइक्रॉन की ATMP फैसिलिटी और देश भर में विकसित हो रहा नया इकोसिस्टम अब उस खाली कड़ी को भर रहे हैं जहां भारत वर्षों तक अनुपस्थित था। यानी भारत अब सिर्फ दुनिया के लिए चिप्स डिजाइन नहीं कर रहा बल्कि पहली बार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन का हिस्सा बन रहा है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर सेमीकंडक्टर इतना महत्वपूर्ण था तो भारत ने यह कदम पहले क्यों नहीं उठाया? इसका जवाब हमें 2021 में शुरू हुए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में मिलेगा। कोविड ने दुनिया को सिर्फ सप्लाई चेन का महत्व नहीं सिखाया, उसने एक और सच्चाई सबके सामने रखी। अगर आपके पास क्रिटिकल टेक नहीं है तो आपकी इकोनॉमी, आपकी इंडस्ट्री, यहाँ तक कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी दूसरों पर निर्भर हो जाती है। इसे समझने के लिए इतिहास की 2 घटनाएं याद कीजिए। 1999 कारगिल युद्ध। भारत को प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए GPS सपोर्ट की आवश्यकता थी, लेकिन उस समय GPS सिस्टम पर हमारा नियंत्रण नहीं था। तकनीक किसी और की थी, जरूरत हमारी थी। दूसरा उदाहरण रशिया यूक्रेन वॉर, जब पश्चिमी देशों ने रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर आज जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। यही बात सेमीकंडक्टर पर लागू होती है। अगर किसी देश के पास चिप्स नहीं है तो वह अपनी कार्स नहीं बना सकता, अपनी मिसाइल्स नहीं बना सकता, अपनी सैटेलाइट्स नहीं बना सकता, AI इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकता और भविष्य की इकोनॉमी में नेतृत्व भी नहीं कर सकता। यही वह क्षण था जब भारत ने फैसला किया कि अब सिर्फ सेमीकंडक्टर डिजाइन करके काम नहीं चलेगा, अब पूरी वैल्यू चेन में प्रवेश करना होगा। अब फैब भी चाहिए,
ओसेट भी, टेस्टिंग भी, पैकेजिंग भी, मटेरियल्स भी और एक पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भी। क्योंकि आने वाले समय में जिस देश के पास सेमीकंडक्टर होगा उसी के पास टेक्नोलॉजी होगी, और जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी वही भविष्य की दुनिया की दिशा तय करेगा। साल था 2021। कोविड ने दुनिया को यह दिखा दिया था कि सेमीकंडक्टर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक शक्ति की बुनियाद है। ऐसे समय में भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की और लगभग 76,000 करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया। लेकिन इस मिशन का उद्देश्य केवल सब्सिडी देना नहीं था। पहली बार भारत ने सेमीकंडक्टर को किसी सामान्य इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक नेशनल स्ट्रेटजी के रूप में देखना शुरू किया। लक्ष्य सिर्फ एक फैक्ट्री बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना था जहां डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग और सप्लाई चेन तक पूरी वैल्यू चेन धीरे धीरे भारत में विकसित हो सके। लेकिन किसी भी बड़े औद्योगिक बदलाव की तरह यह सफर भी आसान नहीं था। शुरुआती वर्षों में सबसे ज्यादा चर्चा वेदांता फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर की हुई। उस समय ऐसा लगा कि भारत बहुत जल्द अपना पहला कमर्शियल फैब स्थापित कर लेगा, लेकिन पार्टनरशिप टूट गई और प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन असफल हो गया और इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी यहाँ आ ही नहीं सकती। लेकिन शायद यही सबसे बड़ा भ्रम था। लोग एक प्रोजेक्ट को देखकर पूरे मिशन का आकलन कर रहे थे, जबकि सरकार एक फैक्ट्री नहीं बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम की नींव रख रही थी। दुनिया के सामने सबसे सफल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम्स, चाहे ताइवान हो, साउथ कोरिया हो या जापान हो, उन्हें तैयार करने में 2 या 3 वर्ष नहीं बल्कि कई दशक लगे थे। भारत भी उस लंबी यात्रा की शुरुआत कर चुका था। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक बात दोहराते रहे कि भारत केवल दुनिया के लिए चिप्स डिजाइन या कंज्यूम करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें प्रोड्यूस करने वाला देश भी बनेगा। उन्होंने सेमीकंडक्टर को भारत का सनराइज सेक्टर बताया और इसी सोच ने उस चरण की नींव रखी जिसे आज कई लोग सेमीकॉन 1.0 के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य था दुनिया का भरोसा जीतना, ग्लोबल कंपनीज को यह विश्वास दिलाना कि भारत उस क्षेत्र में गंभीर है, नीतियां स्थिर है और आने वाले वर्षों में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा। लेकिन कुछ वर्षों के अनुभव के बाद रणनीति और परिपक्व हुई। सरकार ने समझा कि केवल बड़े फैब प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा। यदि पूरी वैल्यू चेन एक साथ विकसित नहीं हुई तो भारत फिर उसी स्थिति में रह जाएगा जहां डिजाइन तो होगा लेकिन मैन्युफैक्चरिंग किसी और देश में होगी। यहीं से शुरू हुआ सेमीकॉन 2.0। अगर सेमीकॉन 1.2 का लक्ष्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मानचित्र पर स्थापित करना था, तो सेमीकॉन 2.0 का लक्ष्य उस विजन को जमीन पर उतारना था। अब फोकस किसी एक मेगा प्रोजेक्ट पर नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर था। ओसैट फैसिलिटीज, पैकेजिंग, टेस्टिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, डिजाइन इकोसिस्टम, सप्लाई चेन और अलग अलग स्टेट्स में विकसित हो रहे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स पर। यानी भारत अब केवल एक सेमीकंडक्टर प्लांट नहीं बना रहा था, बल्कि धीरे धीरे एक सेमीकंडक्टर नेशन की नींव रख रहा था। जून 2023, स्थान था वॉशिंगटन डीसी। पहली नजर में ये किसी भी दूसरी उच्च स्तरीय कॉर्पोरेट या राजनयिक कार्यक्रम जैसे एक सामान्य बैठक लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा आमने सामने बैठे थे। कैमरे मौजूद थे, तस्वीरें ली जा रही थी और दुनिया के लिए यह शायद एक और फोटो अपॉर्चुनिटी भर थी। लेकिन इतिहास अक्सर ऐसे ही शांत कमरों में लिखा जाता है। बाद में समय ने साबित किया कि यह मुलाकात भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। इस बैठक में केवल एक निवेश पर चर्चा नहीं हुई थी। यहाँ भारत ने दुनिया के सामने अपना नया विजन रखा था। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। भारत के पास टैलेंट है, दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग वर्कफोर्स में से एक है, तेजी से बढ़ता हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पॉलिटिकल विल है और अब एक स्पष्ट सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी है। यानी भारत अब सिर्फ दुनिया के लिए चिप्स डिजाइन करने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि उन्हें मैन्युफैक्चर करने वाले देशों की कतार में भी शामिल होना चाहता है। यह दुनिया की बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए एक निमंत्रण था। आइए भारत को अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाइए। उस समय शायद बहुत से लोगों ने इस बैठक को एक और कूटनीतिक कार्यक्रम मानकर बुला दिया होगा, लेकिन अगले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई उन्होंने इस मुलाकात को बिल्कुल अलग महत्व दे दिया। यह दुनिया की बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए एक निमंत्रण था।
आइए भारत को अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाइए। लेकिन सिर्फ मशीनें लगाने से सेमीकंडक्टर फैक्ट्री नहीं चलती। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पूंजी मशीन्स नहीं बल्कि अनुभव होता है। यही वजह थी कि कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने से पहले फिलीपींस, साउथ कोरिया, मलेशिया और यूनाइटेड स्टेट्स से 75 से अधिक अनुभवी इंजीनियर्स गुजरात पहुंचे। उन्होंने भारतीय इंजीनियर्स के साथ मिलकर प्रोडक्शन लाइंस तैयार की, मशीन्स को कैलिब्रेट किया, क्लीन रूम प्रोटोकॉल सिखाए और उन प्रतिक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जिन्हें विकसित करने में दुनिया के अग्रणी सेमीकंडक्टर देशों को दशकों लगे थे। लेकिन इस कहानी का एक और दिलचस्प पहलू भी है। इन्हीं विदेशी विशेषज्ञों के साथ आज शॉप फ्लोर पर भारत के अलग अलग राज्यों से आई युवा इंजीनियर्स भी काम कर रही हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर और केरल की कई युवा महिलाएं जिन्होंने कुछ साल पहले तक अपने गांवों से बाहर कदम नहीं रखा था, आज आधुनिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है। इनमें से कई को पहले मलेशिया भेजा गया, जहां उन्होंने विशेष सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग प्राप्त की और फिर वे वापस आकर सानंद की प्रोडक्शन लाइंस का हिस्सा बनी। और शायद इतिहास का सबसे दिलचस्प संयोग भी यही है। 1960 के दशक में मलेशिया वह देश था जहां फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर ने अपना पहला बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस स्थापित किया था। एक ऐसा अवसर जिसे भारत खो बैठा था। आज लगभग 6 दशक बाद वही मलेशिया भारत के इंजीनियर्स को प्रशिक्षित करने और एक नई सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स तैयार करने में योगदान दे रहा है। इतिहास कभी कभी खुद को दोहराता नहीं बल्कि अधूरी कहानियों को पूरा करने का मौका देता है। दरअसल सानंद में सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बन रही थी बल्कि भारत की पहली आधुनिक सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स भी तैयार हो रही थी। यही नॉलेज ट्रांसफर किसी भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की असली नींव माना जाता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी की सबसे दिलचस्प बात इसकी गति है। वॉशिंगटन में हुई उस बैठक से लेकर कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने तक का सफर केवल 32 महीनों में पूरा हुआ। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जहां किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को जमीन पर उकेरने में कई साल लग जाते हैं, वहां इतनी तेज गति से एग्जीक्यूशन अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू केवल माइक्रोन नहीं है और ना ही केवल सानंद। अगर आज भी कोई यह सोच रहा है कि भारत केवल एक सेमीकंडक्टर प्लांट बना रहा है, तो वह पूरी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख रहा है। असली कहानी उससे कई बड़ी है, क्योंकि भारत किसी एक फैक्ट्री का निर्माण नहीं कर रहा बल्कि एक पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की नींव रख रहा है। आज गुजरात में असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग की क्षमताएं विकसित हो रही हैं। असम में नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आकार ले रही हैं। ओडिशा कंपाउंड सेमीकंडक्टर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और देश के कई अन्य हिस्सों में सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन की अलग अलग कड़ियाँ विकसित की जा रही हैं। कहीं ओसैट फैसिलिटीज बन रही हैं, कहीं फैब प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, कहीं चिप पैकेजिंग की क्षमता तैयार हो रही है, तो कहीं डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा रहा है। यानी जिस इकोसिस्टम की कमी भारत को पिछले 6 दशकों तक महसूस होती रही, वह अब पहली बार जमीन पर आकार लेता दिखाई दे रहा है। और शायद यही कारण है कि सानंद की यह फैक्ट्री केवल एक फैक्ट्री नहीं है, यह उस विशाल पजल का पहला पूरा होता हुआ टुकड़ा है जिसे भारत लगभग 60 वर्षों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अब भी ये सोच रहे हैं कि भारत की सेमीकंडक्टर स्टोरी सिर्फ गुजरात के सानंद तक सीमित है, तो जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए। ये सिर्फ भारत का राजनीतिक नक्शा नहीं है, बल्कि उस नए औद्योगिक भारत का ब्लूप्रिंट है जिसे मैं भारत सेमीकंडक्टर मैट्रिक्स कहता हूँ। दशकों तक भारत की सबसे बड़ी समस्या प्रतिभा की कमी नहीं थी, बल्कि एक जुड़े हुए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की कमी थी। कहीं रिसर्च हो रही थी, कहीं डिजाइन सेंटर्स थे, कहीं सरकारी पहले थी, लेकिन ये सभी अलग अलग द्वीपों की तरह काम कर रहे थे। आज पहली बार ये तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। अब ये मिशन किसी एक राज्य या किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं है। गुजरात में माइक्रोन की ATMP फैसिलिटी, CG पावर रेनेसास का ओसेट प्लांट और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का फैब प्रोजेक्ट इस परिवर्तन का केंद्र बन रहे हैं। वहीं आसाम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब जैसे राज्यों में सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन की अलग अलग कड़ियां विकसित की जा रही हैं। कहीं पैकेजिंग और टेस्टिंग की क्षमता बढ़ रही है, कहीं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स पर काम हो रहा है, तो कहीं रिसर्च, डिजाइन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत अब एक अकेली फैक्ट्री नहीं बना रहा, बल्कि पहली बार एक नेशनल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है।
यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा बदलाव है। कभी भारत सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के केवल शुरुआती हिस्से यानी डिजाइन में मजबूत था, जबकि मैन्युफैक्चरिंग की लगभग पूरी प्रक्रिया विदेशों में होती थी। आज तस्वीर बदल रही है। डिजाइन से लेकर पैकेजिंग और टेस्टिंग तक की कई महत्वपूर्ण कड़ियां भारत की धरती पर जुड़ रही हैं। यह सफर अभी अधूरा है, लेकिन दिशा पहली बार सही दिखाई दे रही है। अगर मैं आपसे आज 10 साल के बाद के भारत की कल्पना करने के लिए कहूँ तो शायद आपके मन में एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, स्पेस मिशंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसी पिक्चर्स आएंगी। लेकिन इन सभी टेक्निकों की बुनियाद एक ही चीज होगी, सेमीकंडक्टर। यही वजह है कि आज अमेरिका, चीन, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप सेमीकंडक्टर को लेकर इतनी बड़ी दौड़ में शामिल है। यह सिर्फ कारोबार की लड़ाई नहीं, बल्कि 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल रेस है। कई दशक पीछे रहने के बाद भारत भी अब इस दौड़ में वापस लौट आया है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये नहीं है कि भारत ने एक सेमीकंडक्टर प्लांट बना लिया, बल्कि ये है कि भारत ने अपनी सोच बदल ली। अब भारत सिर्फ दुनिया का बैक ऑफिस नहीं, बल्कि उसका फैक्ट्री फ्लोर भी बनना चाहता है। दोस्तों, आपको इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।